आप सभी का स्वागत है सीएन साकरे एंड कंपनी में। मेरा नाम है चंद्रशेखर नंदू कुमार साकरे। मैं नासिक सिटी में रहता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है बीकॉम। मैं अकाउंटेंट हूँ। गेले 20 साल से मैं अकाउंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम शुरू करने वाले हैं। अगर हमें अकाउंटेंट बनना है तो हमें बेसिक अकाउंट का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमने पिछले 10 वीडियो में बेसिक अकाउंट कंसेप्ट क्या है ये अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न किया है। बेसिक अकाउंट टर्म में जो अकाउंट में शब्द आते हैं, ये ऑल वर्ड की कंसेप्ट हमने न्यूमेरिकल कंसेप्ट के माध्यम से भी समझने का प्रयत्न किया है। ये जो हमने बेसिक अकाउंट कंसेप्ट समझने का प्रयत्न किया है, उसका एक चार्ट मैंने जो पिछले 10 वीडियो में जितना भी हमने समझ लिया उसका एक चार्ट मैंने बनाया है। उसकी एक छोटी सी एक पेज की पीडीएफ फाइल मैंने बनाई है। वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। आप उसे डाउनलोड करके जब आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तब आपको ये चार्ट बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर कोई भी एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे तब हमें वो एंट्री की कंसेप्ट, वो शब्द की जो अकाउंट में जितने शब्द आते हैं, वो जो वर्ड है उसकी कंसेप्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या है, अगर हम भूल गए तो आप ये चार्ट देख के मेरी पिछली जो 10 वीडियो वो फिर याद करके उसको देख के ये शब्द आप याद कर सकते हैं, उसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलो आज हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करने का श्री गणेश कर रहे हैं। उसके पहले टैली प्राइम सॉफ्टवेयर क्या है, अकाउंट शब्द क्या है, जीएसटी क्या है, ये आज की वीडियो में देखेंगे और उसके बाद ही हम एंट्री को रिकॉर्ड करने को शुरुआत करने वाले हैं। चलो थैंक यू। देखते हैं। मेरे स्क्रीन में आपको बेसिक अकाउंट कंसेप्ट का मैंने जो चार्ट बनाया है वो अभी शो हो रहा है। उसमें एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम के जो 5 शब्द है अकाउंट में, उसका कंसेप्ट क्या है वो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। और बेसिक अकाउंट टर्म में हमने जो नीचे दिए गए जो शब्द है उसकी कंसेप्ट तो समझ ली है, और न्यूमेरिकल कंसेप्ट में यानी एग्जाम्पल के माध्यम से भी ये जो अभी ऑल शब्द आने वाले, बिजनेस ट्रांजैक्शन, गुड्स, परचेस अकाउंट में कैश बेसिस पे परचेस करना, क्रेडिट बेसिस पे यानी क्रेडिट परचेस करना, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, उसके बाद सेल्स अकाउंट आता है, उसमें कैश सेल्स क्या होता है, क्रेडिट सेल्स क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक यानी इन्वेंटरी, उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उसके बाद परचेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड, उसके बाद एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, उसके बाद फिक्स एसेट यानी इट इज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, उसमें टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट, उसके बाद कैपिटल, लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, ड्राइंग, रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, प्रॉफिट यानी इनकम, लॉस, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैड डेट, सॉल्वेंट पर्सन, प्रोप्राइटर यानी ओनर, एंटिटी यानी डिप्रिसिएशन। ये जो शब्द है ये शब्द की हमने कंसेप्ट समझ ली और न्यूमेरिकल कंसेप्ट के माध्यम से हमने ये सभी शब्द समझने का प्रयत्न किया है। अगर कोई भी शब्द हमें जब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो हमें उसकी कंसेप्ट अगर हम भूल गए तो हम ये चार्ट देख के, मेरे जो पिछली जो वीडियो है वो देख के वो कंसेप्ट को फिर याद कर सकते हैं। चलो अभी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को शुरुआत करते हैं। टैली प्राइम
बेसिक कोर्स पार्ट 1, उसमें हम सभी को टैली प्राइम में अकाउंटेंट बनना है और इनकम कमाना है। आप सभी को मेरे पास टैली प्राइम का बेसिक कोर्स से एडवांस कोर्स सीखने को मिलने वाला है। टैली प्राइम सीखने के लिए बेसिक अकाउंट और अकाउंट के ऑल वर्ड की कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पिछले 10 वीडियो में समझने का प्रयत्न किया है। उसके साथ नीचे दी गई महत्वपूर्ण जानकारी होना भी आवश्यक है। अगर हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करना है तो नीचे दिए गए जो शब्द है, यानी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना, बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनलाइजेशन एंड ऑडिटिंग, ये सभी की जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें होना अत्यंत आवश्यक है। हमें अकाउंट का काम कहाँ मिलेगा, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, कौन सी मुश्किलें आएगी, ये सब हम समझने वाले हैं। उसके साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी है। ये सब हमें अप्रॉक्सीमेटली 57 या 60 वीडियोस में सीखने को मिलने वाला है। मेरी 57 यानी 60 के ज़्यादा भी वीडियो हो सकती है। उसमें आपको ये सब प्रैक्टिस करके आपको ये सब मालूम होना समझने वाले हैं। आपको प्रैक्टिस भी होने वाली है। यू कैन प्रैक्टिस एज आई शोन एंट्री इन वीडियोज़। आप मेरी वीडियो देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। जैसी जैसी मेरी वीडियो आएगी तो वो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पीडीएफ की लिंक मिलेंगी। वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो अभी हम टैली प्राइम समझने का पहले प्रयत्न करते हैं। टैली प्राइम इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपको तो आइडिया है, ये तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, तो एक थोड़ी सी 2 मिनट का टाइम जाएगा। अपन कोई भी अगर जिसको कुछ भी आइडिया नहीं तो उसको भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करने को अगर सीखना है तो उसको ये जो मैं बता रहा हूँ उसकी मदद मिलेगी। सॉफ्टवेयर ये एक प्रोग्राम होता है जो जिस काम के लिए बनाया जाता है वो काम कम से कम समय में और बिन चूक पूरा कर सकता है। कोई भी अभी जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर बनाया है इसके पहले टैली ERP9 था। ये क्यों बनाया है? क्योंकि हमें अच्छी तरीके से अकाउंटिंग का काम करना है, कम समय में काम करना है, गलतियां कम करनी है, इसलिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर बनाया गया है। व्हाट इज अकाउंटिंग इन टैली प्राइम? अभी अकाउंटिंग का मतलब क्या है? तो अकाउंटिंग यानी लेखांकन, लेखा प्लस अंकन यानी लिखना, अंक में लिखना यानी अकाउंटेंट। हम अंकों में बातें करते हैं। हम अकाउंटेंट लोग हैं ना, वो अंकों में बोलते हैं। हम ऐसे शब्द नहीं हमारे पास, हम अंकों में बोलते हैं तो उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली प्राइम में रिकॉर्ड किया जाता है। जो व्यापार में जो व्यवहार होता है, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन भी किया। अभी 2 पर्सन अगर एक साथ आते हैं और उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किया लेन देन का और कैश मनी के मेजरमेंट में, तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये तो कंसेप्ट हमें मालूम है। अभी मैं बहुत ही ईजी बता रहा हूँ। व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली प्राइम में हमें रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? परचेस होता है, सेल्स होता है, पेमेंट होता है, रिसिप्ट आता है, क्रेडिट्स में चलता है व्यवहार, डेटर्स में डेबिटर्स भी आता है, प्रॉफिट लॉस होता है, स्टॉक आता है, एक्सपेंसेस आता है, इनकम आता है। इसके अलावा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लायबिलिटी, एसेट, जो अभी हमने बेसिक अकाउंट में जो बेसिक टर्म में जितने भी शब्द अकाउंट में आते हैं सब हमने समझ लिए। अभी आपको मेरे पीडीएफ फाइल का चार्ट यहाँ उपयोग में आएगा। तो ये सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में शब्द आते हैं, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है। किसमें? टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद अभी हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना है, तो हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है? तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टैली प्राइम। तो आर्ट बैकग्राउंड वाले टैली सीख सकते हैं कि कोई आर्ट में पढ़ा है, आर्ट साइड में, तो टैली प्राइम सीख सकता है। कॉमर्स बैकग्राउंड का क्या मतलब है? वो तो कर सकता है। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है तो टैली सीख सकता है क्या? 12th में 10वीं पास तक है तो वो अकाउंटेंट बन सकता है क्या? तो टैली सीखना और अकाउंटेंट बनना दोनों में फ़र्क है। देखिए, आपको टैली सीखना, टैली तो एक कोर्स है और अकाउंटेंट बनने के लिए टैली प्राइम सीखना जरूरी है। अगर हमें अकाउंटेंट बनना है
तो हमें अभी टैली प्राइम तो सीखना ही पड़ेगा। हमको अकाउंट का सब ज्ञान है, पर हमें टैली प्राइम कंप्यूटर का ही ज्ञान नहीं, तो हमें टैली प्राइम सीखना जरूरी है। टैली प्राइम में काम करके हम अकाउंटेंट बन सकते हैं, पर उसके लिए बेसिक अकाउंट कंसेप्ट मालूम होना आवश्यक है। मैं बार बार वही बता रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डेफिनेशन और न्यूमेरिकल कंसेप्ट में समझने का प्रयत्न किया है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो टैली प्राइम में अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बहुत कष्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया थोड़ी बार होगी। यानी ऐसा अर्थ नहीं होता कि कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो टैली में अकाउंटेंट सीख नहीं सकते, पर उन्हें ज़्यादा कष्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी टैली प्राइम में अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो भी टैली प्राइम में सीख सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। अपनी लर्निंग कैपेसिटी इंटरेस्ट पर टैली प्राइम सीख सकते हैं। बी कॉन्फिडेंस, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है तो सीख सकते, नो प्रॉब्लम। हाउ टू डाउनलोड टैली प्राइम। अभी टैली प्राइम हमें जो एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करने का, तो अगर आप गूगल ओपन करेंगे तो डाउनलोड टैली प्राइम, उसके ऊपर आप टाइप करेंगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट आएंगी उसको आप डाउनलोड करो। उसके बाद कंप्यूटर में डाउनलोड फोल्डर में सेटअप पर डबल क्लिक करके आप कंप्यूटर में टैली प्राइम डाउनलोड हो जाएगा। टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करना उसकी वीडियो सेपरेट दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। हाउ टू गेट स्टार्ट लर्निंग विथ टैली प्राइम, कैसे करने का, तो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी टैली प्राइम में। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या आवश्यक इंफॉर्मेशन है, तो कंपनी का नाम होना जरूरी है, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फाइनेंशियल ईयर कौन सी ईयर का काम करने का है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी आईएन नंबर भी हमें मालूम होना जरूरी है हमें कंपनी ओपन करने के लिए। हम टैली प्राइम में 5, 10, 15 ऐसे अनेक व्यापारी संस्था कंपनियों के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम अनेक बिजनेस फर्म कंपनी के काम टैली प्राइम में कर सकते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल किसे कहते हैं, तो इंग्लिश न्यू ईयर कैसा रहता है, 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। पर फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग का जो ईयर रहता है वो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 को खत्म होने वाला है। अभी 2021 साल चालू है तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 में वो खत्म हो जाएगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22। हम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर अभी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर 21-22। व्हाट इज जीएसटी, अभी जीएसटी भी हमें मालूम होना जरूरी है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। उसके पहले वैट था, वैट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी आने से पहले। डेफिनेशन क्या है जीएसटी की, तो जीएसटी यानी गुड्स, माल एंड सर्विस टैक्स, सेवा, गुड्स एंड सर्विस को मिला के गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल अथवा सेवा पर लगने वाला टैक्स यानी जीएसटी। जो हम माल बेचते हैं, जो हम सर्विस देते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं जीएसटी। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फ़ोन हमने परचेज किया 1200 रुपये में, तो मोबाइल की नेट वैल्यू थी 1000 और उसके ऊपर हमने गवर्नमेंट को बिल में 200 रुपये पेड किए, यानी टोटल हमने 1200 रुपये मोबाइल के पेमेंट किया। हमारा जो बिल था उसमें 1200 रुपये हमसे दुकानदार ने लिए। हमने बिल में 200 रुपये टैक्स पेड किया है, वो 200 रुपये टैक्स जिस दुकानदार को दिया है वो दुकानदार वो 200 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को पेड करेगा। यानी हमने बिल में 200 रुपये टैक्स पेड किया है, होता है ऐसा टैक्स में हमारा देश विकास करता है। इस तरह हम हमारे देश को चलाने में भागीदार होते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, अगर हमें टैली प्राइम में काम करने के तो बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। बिजनेस फॉर
परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स आणि बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग। प्रॉफिट के लिए माल की खरीदी बिक्री की जाती है और इनकम के लिए सेवा दी जाती है। हमें प्रॉफिट कमाने का है तो माल बेच के हम प्रॉफिट कमाते हैं, और हमें इनकम कमाने का है तो हम सर्विस दे के इनकम कमाते हैं। माल बेचना यानी मोबाइल बेचना, कंप्यूटर बेचना, सर्विस देना यानी डॉक्टर, वकील वो जो देते हैं उसे सर्विस कहते हैं, और सर्विस देने के बाद जो मिलता है उसे इनकम कहते हैं। हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसको कंपल्सरी है? जिसका एक साल में सेल्स ऑफ गुड्स टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है। एक साल में जिनकी सर्विस 20 लाख से ज़्यादा है उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, कंपल्सरी है। जिसका सेल एक साल में, अभी एक साल कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपको तो आइडिया आ गया होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के पीरियड में जिसका भी सेल 40 लाख के ऊपर हो गया है, टर्नओवर 40 लाख के ऊपर हो गया है, उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य, कंपलसरी है। और जो डॉक्टर, वकील जो सर्विस देते हैं उनकी रिसिप्ट 20 लाख के ऊपर अगर है तो उन्हें भी अनिवार्य है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। इफ टर्नओवर 40 lakhs and service 20 lakhs are less than limit, then they can also apply for GST registration। अगर किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं हो रहा है और किसी डॉक्टर, वकील यानी सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस की रिसिप्ट 20 लाख के अंदर भी है तो वो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन ले सकता है। इसलिए हमें जो छोटे बड़े व्यापारियों को अकाउंटेंट की जरूरत रहती है, सभी को अकाउंटेंट की जरूरत रहती है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं? तो gst.government.in इस वेबसाइट द्वारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेंट के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट, फ्रंट पेज, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट, फर्म नेम, अदर जो रहते शॉप एक्ट वगैरह डॉक्यूमेंट उनको अपलोड करने पड़ते हैं। व्हाट इज जीएसटीआईएन नंबर? जीएसटीआईएन नंबर क्या है? तो जीएसटीआईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर ये 15 डिजिट का होता है। पहले 2 डिजिट थे वो स्टेट कोड के होते हैं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मेरे जो जीएसटी धारक है जितने भी व्यापारी, उनका शुरुआत के जो 2 नंबर है वो 27 से चालू होंगे महाराष्ट्र के। बाद में 10 डिजिट ये पैन नंबर के होते हैं। जो भी व्यापारी अगर इंडिविजुअल है तो उसका पैन नंबर 27 नंबर के बाद आएगा। एग्जाम्पल देने के लिए ANRPD 2212Q ये पैन कार्ड उसके बाद आने वाला है। उसके बाद 1 डिजिट ये पैन कार्ड का कोई भी एक नंबर होता है। ये पैन कार्ड का कोई भी एक नंबर 2212 जो है उसका कोई भी नंबर उसके बाद आएगा। पहले 27, उसके बाद पैन कार्ड नंबर, और पैन कार्ड नंबर में से एक नंबर उसके बाद फिर डिजिट में जेड होता है। हम भारत में रहते हैं तो सभी को जेड आएगा। सेकंड लास्ट नंबर रहता है ना, लास्ट के जो सेकंड लास्ट वो जेड होता है। यानी अंत में लास्ट में एक डिजिट ABCD जेड तक के कोई भी शब्द आता है, कोई भी वर्ड आता है। उदाहरण के लिए मैंने एस लिया। अभी देखिए जीएसटीआईएन नंबर क्या हो गया, 27 नंबर महाराष्ट्र का, उसके बाद पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर का 2 और जेड तो हमेशा सभी जीएसटी नंबर है हमारे भारत के, उसमें जेड तो दिखेगा आपको लास्ट के सेकंड लास्ट में ये जेड। उसके बाद ABCD से कोई भी एक शब्द मैंने एस लिया, तो ऐसा 15 डिजिट का जीएसटीआईएन नंबर हमें जीएसटी ऑफिस से हमें अलॉट होगा। चलो अभी टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या होते हैं? तो अभी 5 टाइप्स चल रहे हैं। ये रेट में गवर्नमेंट में बदल हो सकते हैं। गवर्नमेंट अगर इसको बदल देगा तो ये कर में भी, टाइप में भी, परसेंटेज में बदल हो सकता है। हमने प्रैक्टिस के लिए ये रेट लिए हैं। हम प्रैक्टिस करने वाले टैली प्राइम में, इसलिए हमने ये रेट लिए हैं। ऑलरेडी ये रेट आपको जीएसटी वेबसाइट में मिलने वाले हैं। अगर आप 0% में देखेंगे तो बिल एक को टैक्स नहीं लग रहा है, और 5% का जीएसटी शुगर टी में आ रहा है,
12% में मोबाइल आ रहा है, 18% में टेलीफोन स्कूल बैग आ रहा है, 28% में जीएसटी सीमेंट एसी लग्जरी आइटम जो है वो 28% में आ रहे हैं। ये 5 टाइप के हम टैली प्राइम में जब प्रैक्टिस करेंगे तो 5 टाइप के रेट से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सभी आइटम के रेट हम ध्यान में तो नहीं रख सकते, इतने सारे आइटम हैं तो सभी को तो याद नहीं रख सकते। हमने परचेस किए हुए बिल में ये रेट हमें मालूम पड़ते हैं, इसलिए हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर भी हम ये रेट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से कोई आइटम का कितना रेट है हम चेक कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी, जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना। हम जब परचेस ऑफ गुड्स करते हैं तो उसके ऊपर हम इनपुट टैक्स देते हैं, उसे बोलते हैं आईटीसी। फिर हम सेल्स करते हैं, उसके ऊपर हम टैक्स लेते हैं, उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। फिर हमारा जो प्रॉफिट होता है परचेस और सेल्स के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ गुड्स, वो जो उसके ऊपर जितना टैक्स आता है वो पेड टू गवर्नमेंट, वो टैक्स हम गवर्नमेंट को पेड करते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहा हूँ, आइटम परचेस किया मैंने 100 रुपये का और उसके ऊपर जीएसटी दिया 5,05,000 रुपये, यानी इनपुट टैक्स मैंने 5 रुपये दिया, तो टोटल बिल पेड किया मैंने 105 रुपये परचेस पार्टी को पेड किया। फिर वही आइटम मैंने सेल किया 110 रुपये में और 110 रुपये के ऊपर मैंने जीएसटी लिया 5 रुपये 50 पैसे, यानी आउटपुट टैक्स, यानी टोटल रिसीव्ड मुझे पेमेंट मिला 115 रुपये 50 पैसे। यानी क्या हो गया, मैंने 100 रुपये का आइटम था उसको 5 रुपये टैक्स देके परचेस किया 105 रुपये में, और वो आइटम मैंने 110 रुपये में 5 रुपये 50 पैसे आउटपुट टैक्स लेके 115 रुपये 50 पैसे में मैंने उसको सेल किया। अभी आइटम क्या हो गया, आइटम प्रॉफिट है हमारा कितना हो गया, 110 रुपये का जो हमने बेचा वो लिया था मैंने 100 रुपये में, तो मुझे 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। और 10 रुपये प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ, तो मैंने जब परचेस उसको जब मैंने सेल किया तो 5 रुपये 50 पैसा मैंने ऑलरेडी उसको आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया था, और जब परचेस किया था तो 5 रुपये मैंने ऑलरेडी उसको पेड किया था। तो 5 रुपये 50 पैसे लिया और 5 रुपये मैंने टैक्स दिया, तो मुझे 0.50 पैसे गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। ये मेरी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी बनती है। देखिए, कस्टमर से हमने 5 रुपये 50 पैसे टैक्स लिया, उसमें ऑलरेडी हमने परचेस करते समय 5 रुपये पेड किए थे, यानी 100 रुपये का जो हमारा आइटम की कॉस्ट थी उसके ऊपर 5 रुपये टैक्स दिया था, और हमने जब सेल किया तो 5.5 रुपये टैक्स लिया, यानी हमारे पास 50 पैसे ज़्यादा जमा हो गए, वो हम गवर्नमेंट को पेड करेंगे। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। डेफिनेशन बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड रेगुलर फर्म, 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन जीएसटी में होते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी में और रेगुलर में। टर्नओवर लिमिट क्या है उसका, तो 1 साल में टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ से कम है तो कॉम्पोजिशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर जिस बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है 1 साल में तो कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। 1 साल में टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उन्हें रेगुलर में ही रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कंपलसरी है। इसमें भी गवर्नमेंट में चेंज कर सकते हैं। आज अपडेट होने के बाद हमें उसे ध्यान देना पड़ेगा, ये लिमिट में चेंज हो सकता है। अभी ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन क्या है, अगर 1 साल में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी कम है तो आप रेगुलर में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉम्पोजिशन लेवी में करना पड़ेगा, आप रेगुलर में भी ले सकते हैं अगर हमारा 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं जाता। अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन आप कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन लिया है और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो आपको रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कंपलसरी होता है। जीएसटी रिटर्न, अभी जो मैं बता रहा हूँ तो बिलो इंफॉर्मेशन में चेंज एज पर गवर्नमेंट रूल, ये मैं जो बता रहा हूँ कॉम्पोजिशन लेवी और रेगुलर
रजिस्ट्रेशन में जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ उसमें गवर्नमेंट का जो रूल आएगा उसमें चेंज हो सकता है। अभी आइडिया आने के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 महीने में एक बार कॉम्पिटिशन फर्म में 3 महीने में एक बार यानी क्वार्टरली CMP-08 फॉर्म में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जीएसटी कॉम्पिटिशन लेवी में। रेगुलर फर्म में हर महीने एक बार पर मंथ GSTR 3B फॉर्म में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जनवरी 21 से क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं। अभी जो जनवरी 21 में उसका अपडेट आया है, आप क्वार्टरली भी रेगुलर फर्म है तो उसका रिटर्न भर सकते हैं, पर टैक्स लायबिलिटी होती है तो उसे प्रत्येक महीने में आपको पेड करनी अनिवार्य है। आप 3 महीने में एक बार रेगुलर फर्म में रिटर्न भर सकते हैं, पर आपकी टैक्स लायबिलिटी प्रत्येक महीने में आ रही है तो वही महीने में आपको चलन के माध्यम से उसको पेड करना अनिवार्य कंपलसरी है, पर उसका रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल करेंगे, पर आपको उसका पेमेंट चलन के माध्यम से प्रत्येक महीने जो लायबिलिटी बनती है उसको पेड करना अनिवार्य होता है। एप्लीकेबल फॉर टैक्स रेट क्या होता है दोनों में, तो कॉम्पिटिशन फर्म में इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। हमने किसी से परचेस किया और वो परचेस बिल में किसी को हमने टैक्स दिया है तो उसका जो टैक्स दिया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। और हम सामने वाले पार्टी को अगर माल बेचते हैं तो उससे भी हम आउटपुट टैक्स नहीं ले सकते। कंपटीशन लेवी में हम माल बेचेंगे तो हम किसी से भी टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। और रेगुलर फर्म है तो इनपुट टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं और बिल में आउटपुट टैक्स भी ले सकते हैं। अगर हम रेगुलर फर्म में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो हमें जब हम परचेस करेंगे तो उसमें इनपुट टैक्स तो पेड करेंगे, और जब हम वही माल बेचेंगे तो उसमें आउटपुट टैक्स भी कलेक्ट करेंगे। दोनों का बेनिफिट हमें रेगुलर फर्म में हम शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है कॉम्पिटिशन लेवी में, कॉम्पिटिशन फर्म को 3 महीने में एक बार यानी क्वार्टरली सेल यानी बिक्री पर 1% टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना अनिवार्य पड़ता है। यानी कॉम्पिटिशन लेवी में जितना हमारा सेल हुआ वो सेल के ऊपर 1% हमें टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना अनिवार्य है। और रेगुलर फर्म को हर महीने टैक्स लायबिलिटी है। अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी हर महीने है तो टैक्स पेड करना अनिवार्य है। टैक्स लायबिलिटी नील है तो ओनली नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर फर्म अभी जनवरी महीने से आप मंथली भी रेगुलर रिटर्न भर सकते हैं और क्वार्टरली भी भर सकते हैं। वो ऑप्शन में अगर जीएसटी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उसको वो ऑप्शन में जो आपको अच्छा मंथली करना तो मंथली कर सकते, क्वार्टरली तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको फायदेमंद है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए अगर कॉम्पिटिशन लेवी में आपने 2.5 लाख का सेल किया है तो 2,500 रुपये 1% से टैक्स आपको गवर्नमेंट को क्वार्टरली चलन के माध्यम से उसको जमा करना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर हम रेगुलर फर्म में हैं तो हमने 1,000 रुपये का माल परचेस किया और उसके ऊपर हमने 500 रुपये टैक्स दिया और हमने 1,200 रुपये में वो माल बेचा और उसके ऊपर हमने 700 रुपये टैक्स कलेक्ट किया, यानी हमें 200 रुपये हमारे पास जमा हो गए, वो हमको गवर्नमेंट को पेड करना अनिवार्य रहता है। वो हम मंथली जिस टाइम में हम ये माल बेचेंगे कलेक्ट करेंगे उसी टाइम हमें ये पैसा गवर्नमेंट को चलन के माध्यम से भरना अनिवार्य होता है। अगर हम 1,000 का माल परचेस करेंगे उसके ऊपर हम 500 रुपये अगर टैक्स कलेक्ट देते हैं यानी ITC हमारा बनता है 500 रुपये, और वही माल हमने वो माल में से 800 रुपये का माल हमने सेल किया और उसके ऊपर हमने 300 रुपये हमारा टैक्स कलेक्ट हो गया उस साल में, तो हमारे पास 200 रुपये गवर्नमेंट के पास हमारे डिपॉजिट रहेंगे। जब हमारी टैक्स लायबिलिटी आएंगी उसमें से वो सेट ऑफ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी एंट्री इन टैली में एंट्री कैसी करने की, तो कॉम्पिटिशन लेवी में GST एंड SGST, CGST और IGST नहीं होता। कॉम्पिटिशन लेवी में SGST, CGST यानी IGST नहीं होता। अभी SGST क्या है, CGST क्या है, IGST क्या है,
ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो आपको सब आइडिया आ जाएंगे। सेल पर 1% टैक्स क्वार्टरली पेड करने के बाद अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। आप अगर 3 महीने के बाद आपका सेल के ऊपर आप टैक्स भर देंगे 1%, तो उसकी एंट्री आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अभी रेगुलर फर्म में आप 1000 रुपये का जो हम माल बेचेंगे, परचेस करेंगे, तो उसकी एंट्री अलग दिखानी पड़ती है टैली प्राइम में, टैली सॉफ्टवेयर में। और जीएसटी टैक्स जितना हमने पेड किया है, अगर कलेक्ट किया है, तो उसकी भी एंट्री हमें अलग रिकॉर्ड करनी पड़ती है। कॉम्पोजिशन फर्म में बिल ऑफ सप्लाई नाम से बिल दिया जाता है। कॉम्पोजिशन फर्म, अगर कोई फर्म है, अगर हमसे वो टैक्स नहीं ले रही है और कॉम्पोजिशन लेवी में उसका रजिस्ट्रेशन है किसी दुकानदार का, तो उसके बिल के ऊपर आपको बिल ऑफ सप्लाई नाम आएगा। और रेगुलर फर्म में अगर आप कोई माल परचेस करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस नाम से आपको बिल दिया जाएगा। टैक्स इनवॉइस नाम से हमें बिल मिलेगा। और हम भी अगर माल बेचेंगे तो टैक्स इनवॉइस नाम से ही बिल सामने वाले पार्टी को दे सकते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन रेगुलर फर्म में होता है तो। कॉम्पोजिशन फर्म में अकाउंट मेंटेन करना बहुत ही आसान है। 3 महीने में एक बार केवल जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कॉम्पोजिशन लेवी में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 3 महीने में एक ही बार आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो रेगुलर फर्म में कोई भी फर्म ने इनपुट लेने के लिए विथ जीएसटी बिल मांगा तो उसे बिल दे सकते हैं। अगर कोई पार्टी हमसे बिल मांगती है जीएसटी लगा के, तो हम उसे वो बिल दे सकते हैं। कॉम्पोजिशन फर्म में कोई भी फर्म ने इनपुट लेने के लिए विथ जीएसटी बिल मांगा तो हम उसे बिल नहीं दे सकते। कॉम्पोजिशन लेवी में हम टैक्स लगा के बिल किसी को नहीं दे सकते। और रेगुलर फर्म में टर्नओवर अगर 5 करोड़ के ऊपर है, रेगुलर फर्म में जिस फर्म का, कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, तो हर महीने में एक बार पर मंथ रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो मंथली, अगर क्वार्टरली, दोनों में से कोई भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और उसका अकाउंटिंग में भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर रेगुलर फर्म में रजिस्ट्रेशन है। अभी ये 5 करोड़ का नियम अभी आया है जनवरी 21 में। 5 करोड़ के ऊपर जिसका टर्नओवर है उनको पर मंथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अगर आपका 5 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है टर्नओवर, तो आप क्वार्टरली भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको मंथली चाहिए तो मंथली भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी फर्म, कंपनी जो है, देखेंगे तो रेगुलर में ही रजिस्ट्रेशन करती है। कॉम्पोजिशन लेवी में ज़्यादातर कंपनी नहीं होती रजिस्ट्रेशन। तो हम भी रेगुलर फर्म में अकाउंटिंग का काम समझने का प्रयत्न करने वाले। अभी आगे हम क्या करेंगे, रेगुलर फर्म का ही अकाउंट टैली प्राइम में सीखने वाले हैं, समझने वाले। कॉम्पोजिशन फर्म का अकाउंटिंग का काम हम बाद में समझ लेंगे। रेगुलर फर्म यानी कंपनी का काम समझने के बाद हमें कॉम्पोजिशन फर्म का काम समझना वेरी इजी हो जाएगा। अगर हम रेगुलर फर्म का टैली प्राइम में काम समझ लेंगे तो कॉम्पोजिशन लेवी का जो अकाउंटिंग का काम है तो हमें वेरी इजी हो जाएगा। आज से हम रेगुलर फर्म यानी कंपनी का अकाउंटिंग का काम यानी एंट्री करना समझ लेते हैं। चलो हम अभी आगे के वीडियो में जो आएंगी उसमें टैली प्राइम में क्या क्या होता है, कैसे एंट्री रिकॉर्ड होती है, एंट्री कैसे क्रिएट करती है, उसका जीएसटी का फीचर्स कैसे है, बाद में उसका कैसे उसको फाइनेंशियल कैसे रिकॉर्ड करने का, उसका कैसे क्रिएट करने का, ये काम हमें टैली प्राइम में आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।